भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गौरी द्वारा की गई थी, किंतु भारत को जीतने का प्रथम प्रयास अरबों द्वारा 8वीं शताब्दी 711 से 13 में बसरा के गवर्नर के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 से 713 में भारत पर आक्रमण किया और सिंध व मुल्तान पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। यद्यपि यह नियंत्रण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाने के कारण बहुत थोड़े समय ही रह सका। तत्पश्चात सुबुतकीन और उसके पुत्र महमूद द्वारा 995 से 1030 में पुनः पंजाब पर आक्रमण किया गया। उन्हें अपने उद्देश्य में कुछ सफलता भी मिली, किंतु वे भारत में स्थायी शासन स्थापित न कर सके। अतः भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। आप देख रहे हैं जियो क्रॉनिकल। आज आप जानेंगे अरबों द्वारा सिंध विजय से पूर्व भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दशा कैसी थी। जब अरबों ने भारत में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया, उस समय भारत की स्थिति कमजोर व दयनीय थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे मुश्किल समय में अरबों के विरुद्ध संगठित होकर अरबों का आक्रमण विफल करने में हिंदू शासक असफल सिद्ध हुए। जहाँ तक राजनीतिक दशा का संबंध है, उस समय देश में कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। भारत विभिन्न राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौम था। काबुल घाटी पूर्वोत्तर अफगानिस्तान का क्षेत्र। वैनसांग के अनुसार काबुल की घाटी में क्षत्रिय राजा का शासन था और उसके उत्तराधिकारी 9वीं शताब्दी के अंत तक राज्य करते रहे। इसके उपरांत लालिये की अधीनता में एक ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई। कश्मीर की स्थिति 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन ने हिंदू वंश की स्थापना की। वैनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। उसके उत्तराधिकारी प्रतापदित्य ने प्रतापपुर की नींव रखी। ललितादित्य मुक्तपीड़ जो 724 में सिंहासन पर बैठा, पंजाब, कन्नौज, दर्दिस्तान, काबुल का विजेता सिद्ध हुआ। वह अपने वंश का महत्वपूर्ण शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर बनवाया गया। नेपाल का क्षेत्र 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके पूर्व में तिब्बत व दक्षिण में कन्नौज का राज्य था, हर्ष के साम्राज्य में मध्यवर्ती राज्य था। अंशुवर्मन ने ठाकुरी वंश की स्थापना की। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के शासक के साथ किया। हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत व नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग ह्यून-सी को कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की। 730 ईस्वी में नेपाल स्वतंत्र हो गया। असम में शासन हर्ष की मृत्यु के उपरांत भास्कर वर्मन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह प्रतीत होता है कि वह अधिक समय तक स्वाधीन न रह सका। एक असभ्य व्यक्ति शिलास्तंभ ने भास्कर वर्मन को पराजित किया और इस प्रकार लगभग 300 वर्षों के लिए असम म्लेच्छों की अधीनता में चला गया। कन्नौज की राजनीतिक स्थिति। अर्जुन ने हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने चीन के राजदूत वांग ह्यून-सी का विरोध किया, जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां पहुंचा था। उसके कुछ साथियों को कारावास में डाल दिया गया और कुछ की हत्या कर दी गई। वांग ह्यून-से किसी प्रकार बचकर नेपाल पहुंच गया और असम, तिब्बत व नेपाल से सहायता प्राप्त करके लौटा। युद्ध में पराजित हो जाने पर अर्जुन को बंदी के रूप में चीन ले गया। कुछ समय के लिए कन्नौज पर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो गया, किंतु बाद में उसका स्थान पालों ने ले लिया। दक्षिण, पश्चिम व उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों की शक्ति स्थापित हो गई। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अशोकवर्मन कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। अपने पराक्रम से उसने कन्नौज को प्राचीन गौरव प्रदान किया। वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था। सिंध का राज्य। जब वैनसांग भारत आया, सिंध में शूद्र शासक सिंहासन पर आसीन था। हर्ष ने सिंध पर विजय अवश्य प्राप्त कर ली थी, किंतु उसकी मृत्यु के बाद सिंध पुनः स्वतंत्र हो गया था। शूद्र वंश का अंतिम शासक साहसी था। उसके ब्राह्मण मंत्री छाछा ने उसके उपरांत उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और अपने नए वंश की नींव रखी। छाछा के पश्चात चंद्र व चंद्र के बाद दाहिर सिंध की गद्दी पर बैठे। इसी राजा दाहिर ने सिंध में अरबों का सामना किया था। बंगाल का क्षेत्र। बंगाल में शशांक हर्ष का समकालीन था। इसके बाद बंगाल में अराजकता फैल गई। सन 750 में प्रजा ने गोपाल को अपना राजा चुना। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक राज्य किया। गोपाल द्वारा स्थापित किए गए वंश ने 12वीं शताब्दी तक राज्य किया। धर्मपाल, देवपाल और महिपाल वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। केंद्रीय राजपूताना का क्षेत्र। राजस्थान व समीपवर्ती क्षेत्र। केंद्रीय राजपूताना में मंडोर के स्थान पर प्रतिहारों का सबसे पुराना व प्रसिद्ध राज्य था। हरिश्चंद्र के परिवार ने वहां शासन किया। उनकी एक शाखा
दक्षिण में कन्नौज की ओर स्थापित हो गई। राष्ट्रकूट राजा दांतिदुर्ग ने गुर्जर नेता को पराजित किया था। यह बताया जाता है कि अवंती के नागभट्ट ने म्लेक्स राजा की विशाल सेना को नष्ट किया। उसने अरबों से पश्चिम भारत की रक्षा की। नागभट्ट व दांतिदुर्ग दोनों ने अरबों के आक्रमण से उत्पन्न अशांति का लाभ उठाने का प्रयास किया। यद्यपि आरंभ में दांतिदुर्ग को कुछ लाभ हुआ, किंतु वह लाभ स्थायी सिद्ध न रह सका। आरंभ में असफल होने पर भी नागभट्ट ने अपनी मृत्यु के समय एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था। उसके साम्राज्य में मालवा, राजपूताना व गुजरात के कुछ भाग सम्मिलित थे। एलिचपुर व समीपवर्ती क्षेत्र, बरार, महाराष्ट्र। डॉक्टर अल्टेकर के मतानुसार राष्ट्रकूट लोग राजा नागराज युद्धासुर के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी अथवा संबंधी थे। नागराज युद्धासुर ने 7वीं शताब्दी में एलिचपुर पर शासन किया था। दांतिदुर्ग की अधीनता में राष्ट्रकूट ने ख्याति प्राप्त करना आरंभ कर दिया। उसने माही, महानदी और रेवा नदी के तटों पर संग्राम किया और कांची, कलिंग, कौशल, मालवा, लता व टंका के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उसने चालुक्य राजाओं को परास्त किया और पल्लवी पर विजय प्राप्त की। यह कहा जाता है कि उसने चालुक्य से सर्वोच्च शक्ति छीन ली और हिमालय से सेतु की सीमा तक सारे अभिमानी राजाओं को नीचा दिखाया था। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, तब सिंध पर दांतिदुर्ग का शासन था। अरब आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश का सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। 655 से 681 तक विक्रमादित्य प्रथम ने राज्य किया। उनके पुत्र विनयादित्य ने 681 से 689 तक शासन किया। उनका उत्तराधिकारी विजयादित्य हुआ, जिसने 689 से 733 तक शासन किया। वह अरबों के आक्रमण के समय राज्य कर रहा था। अरब आक्रमण के समय पल्लव का शासक, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने 695 से 722 ईस्वी तक राज्य किया। उसने राज सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शस्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। सिंध के समय देश में कोई ऐसा शक्तिशाली राज न था जो सफलतापूर्वक मुसलमानों के आक्रमण को रोक सकता। ऐसी गंभीर संकट के समय भी देश के विभिन्न राज्यों में एकता की भावना का घोर अभाव था। यह युद्ध ऐसे लोगों के बीच नहीं था जिनके मन में देशभक्ति के विचार हों, वरन यह युद्ध स्वामी भक्त या वेतनार्थी सैनिकों के बीच था। धार्मिक व आर्थिक दशा को जानने के लिए बने रहें जियो क्रॉनिकल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले भाग में।